अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वैसे हमने 4 क्लास से पढ़ना हम स्टार्ट कर देते हैं ये टॉपिक, लेकिन कुछ जो बच्चे हैं इसको अच्छे से नहीं पढ़ते। फिर जब हायर क्लासेस में आते हैं या सेकेंडरी लेवल पे आते हैं या हायर सेकेंडरी लेवल पे आते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें फिर डिस्टर्ब करती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस पे एक डिटेल वीडियो बनाई जाए जिसमें आपके वो प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपने पढ़े हैं वो भी आपको बताए जाएँ, और जो अभी हमने अलजेब्रा से रिलेटेड पढ़ने हैं वो भी साथ साथ बताए जाएँ। उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आएगी, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट्स में ज़रूर मुझसे पूछें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है टॉपिक हमारा है एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन। अभी कुछ वीडियोस बाद जाके हम एक और टॉपिक भी पढ़ेंगे डिटेल में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन, तो एचसीएफ जिसकी एब्रीवेशन हमें सबको पता होती है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। तो इसमें ये जो एफ है जिसकी एब्रीवेशन है फैक्टर, तो पहले फैक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है, तो उसको पहले हम समझते हैं। तो फैक्टर के बारे में मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में भी बताया था, दोबारा भी बता देता हूँ। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर इज़ ए नंबर। फैक्टर क्या होता है? एक नंबर होता है विच डिवाइड्स द डिवाइडेंड। अब डिवाइडेंड क्या होता है? ये जो नंबर अंदर लिखा होता है जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं, कि ये जो नंबर अंदर लिखा होता है विच डिवाइड्स द डिवाइडेंड कम्प्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर। यानी आसान अल्फाज में आप ये कह लें कि फैक्टर एक नंबर को दूसरे, जैसे मैं आपको कहूँ 18 है, ठीक है, मैं आपको कहूँ 18 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, आप कहेंगे 1 2 3 6 9 18। ये सारे के सारे इसके क्या हैं? फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स का मतलब ये है कि वो तमाम नंबर्स जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे वो सारे के सारे इसके क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। अब कम्प्लीटली डिवाइड करने से क्या मुराद है? कम्प्लीटली डिवाइड करने से मुराद है जब एक नंबर दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल सॉल्व किया है, मैंने 12 के फैक्टर्स फाइंड किए। 12 को पहले मैंने 1 से सॉल्व किया तो आंसर 12 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 6 आया, फिर 3 से डिवाइड किया 4 आया, 4 से डिवाइड किया 3 आया, 6 से डिवाइड किया 2 आया, 12 से डिवाइड किया तो 1 आया। तो मैंने यहाँ पे लिखा फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6, और ये सारे के सारे जो लिखे हुए हैं ये सारे के सारे क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। किसके होंगे? 12 के। क्यों फैक्टर्स होंगे? कि जब हम इन नंबर्स के साथ 12 की डिवीजन करेंगे, यानी 12 को एज ए डिवाइडेंड यूज़ करेंगे और इनको एज ए डिवाइज़र यूज़ करेंगे, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। अब हम जब फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन कर ली, ये मैंने सारा कुछ इसलिए पहले से लिखा हुआ है ताकि मैं साथ साथ लिखता तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होनी थी, ठीक है। इसलिए पहले से लिख के रखी हैं चीज़ें, स्पेशली वो जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं एचसीएफ पे। एचसीएफ की डेफिनेशन सबसे पहले समझेंगे, और ये डेफिनेशन बिल्कुल बेसिक है। फिर उसके बाद इसी डेफिनेशन को हम रिलेट करेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के साथ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर, यानी जब भी आपको एचसीएफ फाइंड करना होगा या तो 2 नंबर होंगे और या फिर 2 से ज़्यादा होंगे। इज़ द ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट नंबर, ठीक है, इज़ द ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट नंबर। अभी थोड़ी देर बाद जब जो है हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा कि ये ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट यही समझ रहे होते हैं कि एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट, वो हाईएस्ट को किसी और सेंस में ले रहे होते हैं, ठीक है। ये हाईएस्ट वाला यहाँ पे क्या सीन है इसको मैं अभी आपको एग्जाम्पल में थोड़ा डिटेल में बताऊँगा। एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज़ अ ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर। यानी ये एक ऐसा हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो कि आपके जितने भी गिवन नंबर हैं सबको डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मेथड है एचसीएफ फाइंड करने का। यहाँ पे मैंने फैक्टर्स ऑफ 70 लिखे हुए हैं, यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 50 लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आप देखें इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से कॉमन, तो कॉमन ये देखें 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 5 कॉमन है और 10 कॉमन है। अब आप गौर से देखेंगे इसके अलावा दोनों में कुछ कॉमन है। अब अगर मैं पूछूँ कि 70 और 50 का एचसीएफ क्या है, 70 और 50 का एचसीएफ क्या है, तो आप पहले लिखेंगे कॉमन फैक्टर। मैंने लिखे नहीं, मैंने जो है यहाँ पे टिक कर दिया, आप ऐसे लिख भी सकते हैं कॉमन फैक्टर्स, इधर लिख रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। कॉमन फैक्टर हम इस तरह लिख लेते हैं 1 2 5 7, 1 2 5 एंड 10, ये लिख लिया कॉमन फैक्टर। इन कॉमन फैक्टर में जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना उसको हम क्या कहेंगे? एचसीएफ। हाईएस्ट कौन है? 10। ये होता है हाईएस्ट का मतलब, ठीक है, कि जब भी हम दो नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करते हैं, ये एक मेथड है। इस मेथड को बोलते हैं कि बाय कॉमन फैक्टर, बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर आप एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं। ये हमने 6-7 में पढ़ा होता है। बेशक आपने फेडरल बोर्ड की मैथ पढ़ी है, पंजाब बोर्ड की पढ़ी है, किसी भी बोर्ड की पढ़ी है, एक्सपोर्ट सिलेबस पढ़ा है, उसमें ये मेथड होता है अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि 2 या 3 या 4 नंबर अगर आपको गिवन हो तो पहले आप उनके फैक्टर्स लिखेंगे, फिर उन फैक्टर में से कॉमन फैक्टर लिखेंगे, फिर उन कॉमन फैक्टर में से जो सबसे हाईएस्ट होगा वो एचसीएफ होगा। तो अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत कम आवाम को पता होता है, स्पेशली 9-10 के स्टूडेंट को। एचसीएफ को हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है जीसीएफ। तो आपको पता है कि आपसे एसएलओ बेस्ड चीज़ें पूछी जानी है तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी बोलते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है जीसीडी। तो ये दोनों फॉर्म और एब्रीवेशन भी इनकी पता होनी चाहिए। अच्छा, एचसीएफ को मैंने एक और तरीके से भी डिफाइन किया। एचसीएफ ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज़ द कॉमन फैक्टर। क्या होगा?
एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर क्या होगा, हाई कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर, ठीक है। फैक्टर क्या होता है वो ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, ऑफ गिवन नंबर्स, तमाम नंबर का कॉमन फैक्टर होगा, विच इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल दी कॉमन फैक्टर। जैसे मैंने एग्जांपल से बताया कि ये एक नंबर के फैक्टर लिखे हुए हैं, ये दूसरे के लिखे हुए हैं, फिर मैंने इनके कॉमन फैक्टर साइड पे लिख लिए। इन कॉमन फैक्टर में से ये देखें कि एचसीएफ क्या होगा, कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स विच इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, कि इन कॉमन फैक्टर में से जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा वो एचसीएफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक तरीके से डिफाइन किया गया, फिर एक और तरीके से मैंने डिफाइन किया, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया होता है एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा, जो हम पहले पढ़ते रहे ना उसको बोलते रहे एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन का मतलब मैं आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में भी बता चुका हूँ। फैक्टराइजेशन ये देखें, ये एक नंबर है, ये इसकी फैक्टराइजेशन लिखी हुई। फैक्टराइजेशन का मतलब है एक नंबर को उसके पार्ट्स की फॉर्म में लिखना, और वो पार्ट्स इन दी फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट होने चाहिए, यानी उन पार्ट्स को मैं वापस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 27 होने चाहिए। और फैक्टराइजेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे ये 27 है, ये देखें 27 को कुछ स्टूडेंट ऐसे भी लिखेंगे, वो कहेंगे सर ऐसे भी लिख, लेकिन फैक्टराइजेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो जो गिवन नंबर है या जो फैक्टर वाला नंबर है वो मज़ीद फैक्टराइज ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इन तीनों का ना आप क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ फाइंड करें। अब ये तो मैं नहीं आपको समझाऊंगा ये कैसे किया होगा, ये आप खुद माशाल्लाह समझदार है, 9th के स्टूडेंट हैं, तो ऑब्वियसली ये आपको चीज़ें आती होंगी। तो 27 की फैक्टराइजेशन की हुई है, 54 की हुई है, 315 की हुई है, फिर मैंने फैक्टराइजेशन को लिख लिया, ठीक है। अच्छा, ये एचसीएफ फाइंड किया हमने बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर्स। अब ये आप समझ लें कि ये एक मेथड है, ये अब एक दूसरा मेथड है एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन इस वजह से कहते हैं कि जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें सारे के सारे प्राइम नंबर आएंगे। अब प्राइम नंबर तो आपको अच्छे से पता होगा, प्राइम नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जो अपने और एक के अलावा किसी और टेबल पर डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन लिखी हुई। अब देखें, जब भी आपके पास फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए एचसीएफ का फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन, किसकी मल्टीप्लिकेशन, कॉमन प्राइम फैक्टर्स की। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखता हूँ, कॉमन प्राइम फैक्टर। ये सारा क्वेश्चन बाकी मैंने सॉल्व किया हुआ, मेन चीज़ नहीं मैंने सॉल्व किया। अब आप खुद सोचें, एक तो मेथड ये है कि आप यहाँ से इस तरह करके कुछ बनाते होते थे, आपको याद होगा, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से फाइंड करूँगा। ये देखिए 3, मैं सर्कल कर लूँगा, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, एक तो कॉमन फैक्टर आ गया 3। अच्छा, और देखें 3 इधर भी है, इधर भी एक दफ़ा और है और इधर भी एक दफ़ा और, एक और 3 आ गया। उसके बाद देखिए 3 इधर तो 3 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं है, ठीक है, क्लियर है आपको। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया, 3 और 3। अब इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना आंसर आ गया, 9। अब ये 9 जो है इन तीनों नंबर का क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब आप चेक करना चाहते हैं कि ये एचसीएफ जो है इसका सही है कि नहीं, तो आप 27 को जो है वो 9 से डिवाइड करें, तो देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अच्छा जी, 54 को 9 से डिवाइड करें, देखें कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। 315 को 9 से डिवाइड करें, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। एचसीएफ आपका तब सही होगा जो आपका आंसर है वो इन तीनों नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन यहाँ पे फिट हो रही थी, ठीक है, और ये तो दोनों डेफिनेशन कोई भी आपके माइंड में होनी चाहिए। एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज़ अ ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट नंबर, ये इस नंबर की बात हो रही है, विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर, जो कि इन तमाम नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब जी हमारा सबसे मेन टॉपिक जो कि हमने इस एक्सरसाइज में पढ़ना है, ये तो अभी तक जो हमने पढ़ा था ये तो प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड था, जो कि आपने पहले पढ़ा हुआ था। तो मेरी कोशिश ये थी कि आपको पिछला थोड़ा सा जो है सिलेबस, पिछली जो चीज़ें हैं वो रिकैप करवाई जाए, देन हम अपने मेजर टॉपिक की तरफ आएँ। अच्छा जी, इसके बाद है जो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के लिए एचसीएफ क्या होगा, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इधर भी वही कह रहे हैं, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर देन 2 पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल होंगे, पॉलिनोमियल क्या होते हैं ये भी आपको स्टार्ट पे बता दिया था, और इस चैप्टर की सबसे पहली वीडियो में उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक भी मैंने दी हुई है। तो अगर आपको पॉलिनोमियल के बारे में नहीं पता तो पहले आप जाएँ, वो फर्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाके पहले आप पॉलिनोमियल वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। तो आपको ये कह रहे हैं द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर देन 2 पॉलिनोमियल्स इज़ द हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल। अब हाईएस्ट डिग्री का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो सबसे बड़ी डिग्री होगी, हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल। आगे ज़रा मज़ीद बढ़ गया, जैसा कि यहाँ पे भी था हाईएस्ट, लेकिन वो हाईएस्ट कैसा होना चाहिए, कॉमन, हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट कॉमन का मतलब ये है, जैसे ये देखें काफ़ी सारे कॉमन आ रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे हाईएस्ट कॉमन कौन सा, 10, यानी इससे ज़्यादा कुछ कॉमन ना आए। हाईएस्ट कॉमन का मतलब ये है कि इससे ज़्यादा कुछ कॉमन ना आ रहा हो, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल विच डिवाइड्स द गिवन पॉलिनोमियल एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का मतलब है रिमाइंडर 0 है, ठीक है। अब हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 तरह के एक्सप्रेशन से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ये जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड ये कंपाउंड वाले जो लिखे हुए हैं,
इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक इससे रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ इस वीडियो में एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर क्वेश्चन को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जी SCF ऑफ मोनोमियल एक्सप्रेशन, SCF ऑफ मोनोमियल। अब मोनोमियल क्या होते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल जो कि सिंगल टर्म पे डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे देखें ये एक मोनोमियल है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक और टर्म है, ठीक है, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म है। अच्छा जी, उसके बाद देखें इसके कुछ स्टेप्स हैं टू फाइंड द SCF मोनोमियल्स। इस तरह की टर्म्स का ना SCF फाइंड करने का अलजेब्रा में, ठीक है। क्या सबसे पहला स्टेप क्या है? डिटरमाइन द SCF ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये जो आपके पास न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं यानी 18 है, 30 है, 24 है, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप इनका जो है SCF फाइंड करेंगे। तो इस SCF फाइंड करने के काफ़ी सारे मेथड हैं, ये एक शॉर्ट मेथड है थोड़ा, ठीक है। फिर आपको मैं थोड़ा लॉन्ग मेथड भी बता देता हूँ, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने ये वाला मेथड पढ़ा था। ये लॉन्ग मेथड है कि आप तीनों को अलग अलग जो है फैक्टराइज करें। 18 यहाँ पे 30 लिख लेते हैं और यहाँ पे मैं 24 लिख लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आपने कोई ऐसा नंबर लिखना है जिस पे तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो वो नंबर है 2, 2 9 द 18, 2 15 द 30, 2 12। अब बताएं यहाँ पे सोच के कोई ऐसा नंबर लिखें जिस पे ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हो, तो वो नंबर है 3, 3 3 द 9, 3 5 द 12 और 3 5 द 15 और 3 4 द 12। अब ये देखें ये जो तीनों नंबर है ना, अब किसी एक नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहे, तो इसका मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी SCF होगा, ठीक है। अब दूसरे मेथड डिटेल से देख लें, आप इसको अलग से फैक्टराइज करें, इसको भी फैक्टराइज कर लें। 3 10, फिर 2 5 और 5 1, फिर 24 को करेंगे 2 12, 2 6 3, ठीक है। तो अब ज़रा इनमें कॉमन फैक्टर ढूंढ लें। जैसे देखें 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो इधर ज़रा 2 लिख लें। 3 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी 6 इनका SCF होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये काम करने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या करना है? SCF ऑफ 18 30 एंड 24, इनका SCF क्या आया? 6, ठीक है। उसके बाद देखें कि क्या करना है। उसके बाद हमने आना है इन अल्फ़ाबेट्स की तरफ। यहाँ पे A है, ठीक है, यहाँ पे A पावर 2 है और यहाँ पे A नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से मैंने यहाँ पे SCF ऑफ A और A वाली टर्म तो नहीं लिखे, यानी कि मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था ना SCF ऑफ A स्क्वायर, लेकिन थर्ड टर्म में तो A है ही नहीं था। तो जब तीनों आपके पास जितनी भी टर्म्स आएंगी उन सारी टर्म में जो एक्सप्रेशन होगा ना, वही आप उन्हीं का ही SCF फाइंड करेंगे। अब देखें यहाँ A वाली टर्म है, यहाँ पे A स्क्वायर है, यहाँ पे A नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाली जो टर्म है वो नहीं लिखी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये स्टेप तो हो गया हम न्यूमेरिकल वाला। उसके बाद देखें डिटरमाइन द कॉमन वेरिएबल्स। क्या हमने करना है? कॉमन वेरिएबल्स एंड सेलेक्ट देयर लोएस्ट पावर। क्या सेलेक्ट करना है? उनकी लोएस्ट पावर। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे B की पावर 3 है, यहाँ पे B की पावर 4 है, यहाँ पे B की पावर 2 है, तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, B पावर 2, B पावर 3, B पावर 4। इसका SCF क्या होगा? क्या होगा इसका SCF मीन इनका SCF होगा जो लोएस्ट पावर है। अभी हमने पढ़ा है कि डिटरमाइन द कॉमन वेरिएबल को ढूंढे एंड सेलेक्ट देयर लोएस्ट पावर। तो इसके आगे मैं ये भी लिख देता हूँ कि ये इसकी क्या थी? लीस्ट पावर या लोएस्ट पावर भी आप कह सकते हैं। इसी तरह ये ज़रा आप खुद जज करें, शाबाश। C पावर 1, C पावर 3, छोटा छोटा करके लिखा हो सकता है, आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही हो। C पावर 1, C पावर 3 और C पावर 5। ये देखें C पावर 1, C पावर 3 और C पावर 5। ज़रा लोएस्ट पावर बताएं इसमें, C की पावर 1। तो इधर मैं ये भी लिख देता हूँ कि ये लीस्ट पावर है या लोअर पावर है किसकी? वेरिएबल की, ठीक है। इसको आप वेरिएबल कह सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको पता है अलजेब्रा में ज़्यादातर वेरिएबल XYZ आते हैं। अब SCF क्या होगा, ठीक है। उसके बाद देखें SCF क्या होगा। अब इन सब को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो भी आपने कॉमन फैक्टर या बनाए होंगे, जो कॉमन फैक्टर लिए होंगे, ये आपका कॉमन फैक्टर किसका है या SCF किसका है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स का, ये आपका SCF किसका है इनका B वाली टर्म्स का, ये SCF आपका किसका? C वाली टर्म का। अब इन सब का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं यानी C मल्टीप्लाई B स्क्वायर C, तो 6B स्क्वायर C, ये आपके पास क्या आ जाएगा? इसका SCF आ जाएगा। और ये जो SCF होगा ये इन सब को डिवाइड करेगा। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, एक टर्म को डिवाइड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 30A स्क्वायर B4, मतलब ये आपका आंसर चेक करने का एक समझ लें कि एक ट्रिक है। तो ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड करना चाहिए। कम्प्लीटली डिवाइड करने का मतलब है डिनोमिनेटर कम्प्लीटली ख़त्म होना चाहिए। 6 1 6 5, C1 और C की पावर 2 रह जाएगी, और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 2 पावर रह जाएगी, यानी डिवाइड करने के बाद आएगा 5A स्क्वायर B स्क्वायर। ये देखें कम्प्लीटली डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में 1 बचेगा, जो कि आपको पता है कि हम नहीं लिखते थे, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे मोनोमियल एक्सप्रेशन को। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट, तो फिर उसमें मज़ीद आपको जो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं कि अगर हमने SCF फाइंड करना हो कंपाउंड पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये राइट ईच एक्सप्रेशन इन कंप्लीट फैक्टर्ड फॉर्म, ठीक है। तो फैक्टर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब देखें सबसे पहला एक्सप्रेशन कौन सा था? यहाँ पे 3 टर्म्स है। तो सबसे पहली टर्म ये है 2m स्क्वायर माइनस 2mn। अब देखिए इसको फैक्टर कैसे बनाना है। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, m की पावर 1 भी कॉमन आ रही है, ठीक है। तो बाकी क्या रह जाएगा? 2 मैंने कॉमन ले लिया है, m की पावर 1 कॉमन ले लिया, तो बाकी बचेगा m माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा n, क्योंकि 2m तो कॉमन
लिया हुआ, ठीक है। अब कॉमन लेके आंसर कैसे लिखना है ये भी इन डिटेल आपको बताया हुआ है, अभी फिर थोड़ी देर बाद डिटेल में बता दी। ये एक टर्म होगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेकंड टर्म है, 4m की पावर 4 माइनस 4m स्क्वायर n स्क्वायर। ये आगे सॉल्व नहीं होगा, आपको पता ना ही कोई फॉर्मूला लग रहा है ना ही कोई टाइप बन रही है, इस वजह से यही फाइनल आंसर है। अब इनमें देखें 4 कॉमन है, m पावर 4 और m पावर 2 में लोएस्ट पावर कितनी है, m पावर 2। तो यहाँ पे देखें इसको जब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो रिमेनिंग आंसर क्या आएगा m2, और इसको जब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो रिमेनिंग आंसर क्या आएगा n2। अगर आपको बता भी देता हूँ कि किस तरह से आंसर है, देखें 4m4 को डिवाइड करेंगे जो आपने कॉमन लिया तो 4 से 4 कट गया और ये m की पावर 2 आया जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह जब हम 4m स्क्वायर n स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 4m स्क्वायर से तो ये कट जाएगा तो क्या आएगा n स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है ये एक टाइप बन रही है जो कि हमने पढ़ी थी कि दो परफेक्ट स्क्वायर हों दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन हो तो हम इनको एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इस पर आ जाए, ये वाली टर्म कैसे सॉल्व होगी जिसमें 3 टर्म्स है, 2m3 माइनस 4m स्क्वायर n प्लस 2mn स्क्वायर। सबसे पहले तो देखें इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। इधर 2 4 और 2 में से 2 कॉमन आ गया, m पावर 3 m पावर 2 m पावर 1, तो लोएस्ट पावर कितनी है 1, वो कॉमन आ गया। दोबारा से देख लें, इधर मैं लिख देता हूँ m पावर 3 m पावर 2 और m, सबसे लोएस्ट पावर कौन सी है ये, तो इसलिए ये कॉमन आ गया। अब जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, रिमेनिंग m2। कैसे, 2 को 2 से डिवाइड किया 2 to the 1, तो 1 लिखे या ना लिखें उसका कोई मसला नहीं है। m को m3 से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग m2 आ जाएगा। अब जब मैं इसको इसके साथ डिवाइड करूँगा तो माइनस आएगा, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 4 आता है 2, m की पावर 2 है, एक बाइट लिखी हुई है तो रिमेनिंग एक अंदर आ जाएगी, n बाइट नहीं लिखा हो तो अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखें 2mn में से 2m बाइट लिखा हुआ तो बाकी रह जाएगा n की पावर 2, ठीक है। ये पावर ना यहाँ पे लिखी हुई है, ये पेज नेक्स्ट पेज पे 2 लिखा गया था, ठीक है। इधर करके मैं दोबारा क्लियर लिख देता हूँ, ये m पावर, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसको कैसे सॉल्व करना है। इस तरह की टाइप भी हमने पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास दो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस जो है फर्स्ट टर्म -2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये फार्मूला बन रहा है, किसका फार्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अब ज़रा इसको क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देता हूँ, मतलब जितनी पावर है ये। अब एक आंसर आपके पास ये है, दूसरा आंसर ये है और तीसरा आंसर ये है। अब इनमें देखें कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, क्या देखेंगे सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, पहले न्यूमेरिकल में देखें 2 4 और 2 में कॉमन क्या आएगा 2, फिर कॉमन लगा लेते हैं, m की पावर 1 m की पावर 2 m की पावर 1, तो क्या कॉमन आएगा m की पावर 1, m माइनस n m माइनस n m माइनस n। तो ये तीन जो हैं फैक्टर्स कॉमन आए हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास SCF होगा। अब इनको इकट्ठा करके लिखते हैं 2m m माइनस n, तो ये आपके पास क्या हो गया, SCF हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने SCF वाले टॉपिक को मैंने कुछ आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बहुत सारी क्लियर हुई होंगी, लेकिन अगर फिर भी अभी भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन है तो जब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के तो वो आपकी कन्फ्यूजन जो है वो सारी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया तो आप वीडियो ज़रूर लाइक करें और फिर भी कमेंट्स करें। अच्छा, ये मैं बताने लगा था कि अक्सर मैंने नोट किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना वो थ्योरी से भागते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अच्छा मैथ नहीं आता। अच्छा मैथ आने का मतलब है कि जब आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप अच्छे से क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करेंगे। मतलब हम भागते हैं नंबर की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। तो ये टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं, थ्योरी होती है, सारा पढ़ना ज़रूरी है कि इस सिचुएशन में कैसे आंसर लिखना है, इस सिचुएशन में कैसे लिखना है। जैसे कि मैंने डिफरेंट वे में आपको समझाने की कोशिश की। पहले मैंने डेफिनेशन बताई, फिर मैंने कॉमन फैक्टर्स के मेथड से बताया कि कॉमन फैक्टर से मेथड से करें, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से बताया, फिर अलजेब्राइक। इस तरह चीज़ें एक दूसरे से रिलेट होती हैं, चीज़ें वहीं होती हैं, बस थोड़ा सा एडवांस हो जाती हैं। तो इसलिए जो थ्योरी वाली वीडियोज़ हैं उनको भी सीरियस लिया करें, उनको अच्छे से देखा करें। मैंने प्रीवियस भी कुछ चैप्टर्स में थ्योरी वाली वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड की थी, लेकिन वो कम स्टूडेंट्स ने देखी हैं। स्टूडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो जिसकी वजह से फिर पेपर में जब उससे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आता है तो वहाँ भी फिर आप लोग मार खाते हैं, आपका क्वेश्चन भी फिर अच्छे से अटैम्प्ट हो पाता। उसकी जो पीछे रीज़न यही होती है कि हमने थ्योरी नहीं पढ़ी होती, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.3 नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।